गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशंस में, है ना। लास्ट स्लाइड है फ्रेंच रेवोल्यूशंस क्लास 9, है ना। हिस्ट्री का चैप्टर 1 का हम लोग लास्ट स्लाइड पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, है ना। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी तो फ्रांस में, है ना। फ्रांस में हम लोग पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी में कि फ्रांस में जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई, है ना, और तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्लेवरी को, दास प्रथा को, है ना। स्लेवरी मतलब दास प्रथा को जो है ख़त्म कर दिया गया, है ना। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी, है ना, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, है ना। द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज, है ना। जो क्रांतिकारी कदम था जैकोबिन गवर्नमेंट का, है ना, सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि वो दास प्रथा को समाप्त कर दी। तो फ्रेंच कॉलोनीज, है ना, फ्रेंच कॉलोनी मतलब फ्रांस के जो उपनिवेश थे उसमें भी दास प्रथा का क्या हो गया, अंत हो गया, है ना। एबोलिशिंग, है ना, एबोलिशिंग स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज, है ना। कॉलोनी क्या हो गया, जैसे इंडिया आपको ब्रिटेन का कॉलोनी था। कोई कंट्री किसी कंट्री पे अधिकार कर लेता है और उसके रिसोर्सेस को यूज़ करता है ना। कोई कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री पर पॉलिटिकली जो है राजनीतिक रूप से अधिकार कर लेता है और उसके रिसोर्सेस को यूज़ करता है, तो वो हो गया उपनिवेश, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट revolutionary social reform of Jacobin government was abolition of slavery in French colonies, है ना। कॉलोनी क्या हो गया, उपनिवेश। द कॉलोनी इन कैरेबियन वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। द कॉलोनी ऑफ कैरेबियन वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटी सच एस टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, है ना। कैरेबियन जो कॉलोनी है फ्रांस की, जो कैरेबियन कॉलोनी कहाँ पे है ना। कैरेबियन ये आपको साउथ अमेरिका के नॉर्थ में, है ना। कैरेबियन सी है, वर्ल्ड के मैप में देखिएगा कि साउथ अमेरिका के ठीक आपको नॉर्थ में है कैरेबियन सी, है ना। कैरेबियन सी पर कैरेबियन आइसलैंड है और वहीं पे जो है आपको फ्रांस की कॉलोनी थी, है ना। कैरेबियन उसी रीजन्स को कैरेबियन बोला जाता है ना। जहाँ आपको वेस्ट इंडीज़, है ना, वेस्ट इंडीज़, कैरेबियन सागर के पास है वेस्ट इंडीज़, है ना, जो आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। द कॉलोनी इन कैरेबियन वी आर द मोस्ट सप्लायर ऑफ, है ना। कॉलोनी इन कैरेबियन सागर के पास फ्रांस की जो कॉलोनी थी उसको कैरेबियंस बोला जाता है। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन वी आर इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटी, है ना। तो वो जो कॉलोनी थी, है ना, कैरेबियंस में जो फ्रांस की कॉलोनी थी वो लोग इम्पोर्टेंट सप्लायर थे। क्या क्या चीज़ के सप्लायर थे, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी का, ठीक है। और यूरोपियंस लोग जो है वहाँ पे दूर जाके काम नहीं करना चाहते थे, है ना। अनफेमिलियर लैंड और डिस्टेंट लैंड, है ना, काफ़ी दूर और अनफेमिलियर, है ना, जिस क्षेत्र के बारे में नए थे, अनजान थे, वहाँ पे काम करना नहीं चाहते थे, जिसके कारण जो है कैरेबियन कॉलोनीज़ में फ्रांस के हमेशा शॉर्टेज ऑफ लेबर रहता था। प्लांटेशन के लिए लेबर चाहिए, है ना, हमेशा शॉर्टेज ऑफ लेबर रहता था, ठीक है। तो बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मींट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस, है ना। मतलब यूरोपियंस लोग जो है डिस्टेंट, दूर और अनफेमिलियर लैंड में जाके, है ना, ऐसे लैंड जो अनजान जगह थी जहाँ पे काम करना वो नहीं चाहते थे, जिसके कारण प्लांटेशन के लिए जो है आपको लेबर का शॉर्टेज हो गया, है ना। इसका फ़ायदा आपको, तो ये जो शॉर्टेज ऑफ लेबर था इसका फ़ायदा आपको फ्रांस के मर्चेंट्स लोग, व्यापारी है जो उठाए, है ना। कैसे, देखिए। In order to overcome the shortage of labor on plantations, a triangular slave trade
ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका बिगेन इन द 17th सेंचुरी, है ना। तो ये जो शॉर्टेज ऑफ लेबर था, है ना, कैरेबियन आइसलैंड में जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, है ना, कैरेबियन आइलैंड में जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, वहाँ पे जो शॉर्टेज ऑफ लेबर था, क्योंकि यूरोपियंस लोग वहाँ पे जाके काम करना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो जिसके कारण एक ट्रायंगुलर ट्रेड, मतलब आपको यूरोप, अफ्रीका और आपको अमेरिका, है ना, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिकन के बीच में क्या हुआ, एक स्लेवरी ट्रेड चालू हुआ, है ना, 17th सेंचुरी में, ठीक है। एक स्लेवरी ट्रेड मतलब दासों का व्यापार चालू हुआ, ठीक है। फ्रेंच इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन प्लांटेशंस, ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकास बिगन इन द 17th सेंचुरी, है ना। फ्रांच मर्चेंट्स, है ना, फ्रांच मर्चेंट्स जो है आपको बॉर्डोक्स और नेंटेस, है ना, नेंटेस, है ना, ये पोर्ट सिटी है। बॉर्डोक्स और नेंटेस फ्रांस की क्या है, पोर्ट सिटी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बॉर्डोक्स एंड नेंटेस, ये फ्रांस की पोर्ट सिटी है, टू द अफ्रीकन कोस्ट, है ना, वेयर दे बॉट स्लैब्स फ्रॉम लोकल चिफ्टियंस, है ना, लोकल चिफ्टियंस। चिफ्टियंस क्या होता है, ये कबीले के सरदार, है ना, कबीले के सरदार से वो लोग स्लैब खरीदते थे और उसको ब्रांडेड एंड सेकल्ड द स्लैब, है ना, ब्रांडेड एंड सेकल्ड द स्लैब, है ना, और स्लैब पर जो है मोहर मार दिया जाता था, ठीक है। स्लैब पर जो मोहर मार के उनको हथकड़ी में, सिक्कड़ में उनका पैर हाथ बांध के, है ना, मोहर मार के, और जो चेन है, चेन से उनका हाथ और पैर को बांध दिया जाता था, किस लिए, उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ब्रांडेड एंड सेकल्ड, है ना, चेन से बांधना, है ना, लोकल चिफ्टियंस, ब्रांडेड एंड सेकल्ड्स, द स्लैब वेयर पैक्ड टाइटली इनटू शिप फॉर 3 month लॉन्ग वॉयस अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन। दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स, है ना, अटलांटिक महासागर, ठीक है, बीच में अटलांटिक महासागर से कैरेबियन सागर की ओर जाते थे, ठीक है। 3 महीने का लॉन्ग वॉयस था अक्रॉस अटलांटिक टू कैरेबियन, और वो प्लांटेशन ओनर्स को बेचते थे, ठीक है। फ्रांस के, है ना, नेंटेस, है ना, नेंटेस और बॉर्डियोक्स, है ना, बंद पोर्ट से जो मर्चेंट्स हैं वो आपको अफ्रीका जाते थे, और वहाँ लोकल जो कबीले के सरदार हैं उनसे आपको स्लैब्स को खरीदकर उसका ब्रांडेड और सेकल्स, उन्हें मोहर मारा जाता था, उनको चेन में बांध दिया जाता था उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, और उन्हें फिर आपको शिप से, है ना, अटलांटिक ओशन से कैरेबियन ओशन लाया जाता था, ठीक है। पोर्ट सिटी लाइक बॉर्डोक्स एंड नेंटेस owned their economic prosperity to the flourishing slave trade, है ना। तो ये पोर्ट सिटी है फ्रांस के, बॉर्डियोक्स और नेंटेस, ये फल फूल रहे थे, है ना, दास व्यापार से ये क्या थे, काफ़ी फल फूल रहे थे, ठीक है। द नेशनल असेंबली, है ना, द नेशनल असेंबली held long debates about whether the right of man should be extended to all French subjects, including those in colonies, but it did not pass any law fearing opposition from businessmen. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions. ठीक है, मतलब नेशनल असेंबली जो है चाहती थी कि आपको दास प्रथा को समाप्त किया जाए, लेकिन उन्हें डर था कि जो मर्चेंट्स हैं, है ना, व्यापारी जो स्लेव ट्रेड में, है ना, स्लेव ट्रेड करते हैं, वो क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, है ना, वो रेजिस्ट करेंगे, जिसके कारण वो जो है आपको इसको स्लेव ट्रेड को जो है एबोलिश
नहीं की है। लेकिन द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नाराज होंगे, जिसके कारण जो है नेशनल असेंबली ने लॉ नहीं बनाया। ठीक है। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions। ठीक है। तो इसके बाद जो 1794 के कन्वेंशन में, ठीक है, जो है आपको स्लेव ट्रेड को ख़त्म कर दिया गया है ना। 17 फ्रेंच कॉलोनीज से है ना, 1794 में फ्रेंच कॉलोनी से है ना कन्वेंशन ने जो है आपको स्लेव ट्रेड को समाप्त कर दिया गया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions। फ्रेंच ओवरसीज है ना, फ्रेंच के जो समुद्र के पार कॉलोनी है ना, फ्रांस के बाहर जो कॉलोनी है, उनसे जो है दास प्रथा को, स्लेव ट्रेड को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आफ्टर डिकेड नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन 1804 विच वॉज फाइनली एबोलिस्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। लेकिन 10 साल के बाद है ना, 10 साल के बाद नेपोलियन ने 1804 है ना 1794 में ख़त्म किया। ठीक है। और 1804 में नेपोलियन ने जो है उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। ठीक है। स्लेवरी को, मतलब दास प्रथा को नेपोलियन ने क्या किया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। 1804 में फाइनली 1848 में है ना इसे क्या किया गया, फ्रेंच कॉलोनी से समाप्त कर दिया गया। हमेशा के लिए 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से समाप्त कर दिया गया। आफ्टर डिकेड नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन 1804 विच वॉज फाइनली एबोलिस्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। ठीक है। तो इस तरह से फ्रांस कॉलोनी से है ना दास प्रथा हमेशा के लिए जो है आपको 1848 में समाप्त हो गया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ है ना। 1789 के बाद क्या हुआ था, 1789 के बाद आपको एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप है ना, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ दैट came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was abolition of censorship है ना। एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप क्या है, मतलब प्रेस पर से प्रेस को आज़ाद कर दिया गया है ना, प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। ओल्ड रिजीम में क्या था, ओल्ड रिजीम में जो है पहले जो भी पैम्पलेट, न्यूज़पेपर या जो भी मटेरियल मार्केट में रिलीज़ होते थे, प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में रिलीज होते थे, पहले उन्हें जो है किंग के पास भेजा जाता था है ना, वहाँ पे सेंसरशिप होता था है ना, और तभी वो जो है आपको उन्हें रिलीज़ किया जाता था। लेकिन 1789 के बाद क्या था, सेंसरशिप हटा लिया गया। सेंसरशिप वाज इन समर ऑफ 1789 वाज द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, प्रेस पर से एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप मतलब प्रेस को स्वतंत्रता कर दिया गया, प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। ठीक है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स है ना, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड इन द टाउन ऑफ फ्रांस
है ना, फ्रॉम वेयर दे आर ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू कंट्री साइड। ठीक है, मतलब कि सेंसरशिप हटने से क्या हुआ, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक एंड प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू कंट्री साइड, है ना। कंट्री साइड क्या हो गया, रूरल एरिया, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या हुआ, कंट्री साइड हो गया आपको, ठीक है। कंट्री साइड हो गया रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में भी, ठीक है। प्रिंटेड मटेरियल ग्रामीण क्षेत्र में भी जाने लगे। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब कंक्लूजन, है ना, लास्ट में कंक्लूजन में क्या है, इन 1804 नेपोलियन जो है फ्रांस का इम्परर बना, है ना। नेपोलियन 1804 में फ्रांस में नेपोलियन शासक बना, ठीक है। इज सेट टू कॉन्क्यूर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, है ना। नेपोलियन व्यू हिमसेल्फ एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, but his ride did not last long for a long time. He was finally defeated at Waterloo in 1815. ठीक है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस के गद्दी पे बैठा, है ना, और वो यूरोप में मतलब नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, है ना, को जीतता गया, है ना। वो जीत मतलब युद्ध में वो व्यस्त हो गया, है ना। नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज के साथ युद्ध में व्यस्त हो गया। ही सेट आउट टू कंक्यूर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। नेपोलियन व्यू हिमसेल्फ ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, है ना। उन्होंने बहुत सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, है ना, लाए नेपोलियंस में, है ना। बुक में, आपके बुक में है दिया हुआ, देखिएगा, है ना। यूनिफॉर्म ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एस प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, है ना। बहुत सारे सिस्टम्स, है ना, जो है आपको लाया नेपोलियन ने, और वो मॉडर्नाइज़र, अपने आप को मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप वो समझने लगा, मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप समझने लगा। लेकिन वो ज़्यादा समय तक जो है रह नहीं पाया, और वाटरलू के लड़ाई में, है ना, 1815 में वाटरलू के लड़ाई में, है ना, ब्रुसेल्स, है ना, बेल्जियम, है ना, बेल्जियम यूरोप में कंट्री है, तो बेल्जियम से 30 किलोमीटर दूर ब्रुसेल्स में, है ना, ब्रुसेल्स में उसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और ब्रिटिश लेड कॉलिशन आर्मी, ब्रिटिश लेड कॉलिशन आर्मी क्या हो गया, बहुत सारी सेना जब एक साथ मिल जाती है, बहुत सारी राज्यों की सेना एक साथ मिल जाती है, उसको बोलते हैं कॉलिशन आर्मी, है ना। जैसे कॉलिशन गवर्नमेंट होता है, कॉलिशन आर्मी, है ना, कॉलिशन आर्मी। बहुत सारी आर्मी, बहुत सारे देश की सेना या राज्यों की सेना जब एक साथ मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलिशन आर्मी, ठीक है। तो नेपोलियन आर्मी फेस्ड द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड हिज ब्रिटिश लेड कॉलिशन आर्मी। इसने क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया, है ना। बेल्जियम में ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स से 30 किलोमीटर दूर, है ना, वाटरलू के लड़ाई में, है ना, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, है ना, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और ब्रिटिश लेड कॉलिशन आर्मी ने नेपोलियन को हरा दिया। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा ये समाप्त हो गया, है ना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, है ना, कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कितने नंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, है ना। अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। ओके, थैंक यू।